हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण सवालों को, जिसमें हम भाग 1 का डिटेल व्याख्या करेंगे। इसमें जो टॉपर्स का या कॉपी लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और देखते हैं कि भारतीय इतिहास में किस प्रकार के रणनीति होना चाहिए और किस प्रकार से हमें लिखना चाहिए। इन सभी चीज़ों की इस बारे में हम डिटेल देखेंगे और किस प्रकार से पीएससी द्वारा मार्किंग किया जाता है इस टॉपर की कॉपी से। और मॉडल इन्होंने टेस्ट दिया हुआ है, 3 मॉडल टेस्ट के माध्यम से हम देखेंगे किस प्रकार से इनका नंबर हुआ है। तो 69 जो मार्क्स टोटल थे, इनके 40 नंबर प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को आप इसमें देखने वाले हैं। चलिए बात करते हैं वीडियो की। और इससे पहले कि यदि आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के नए वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और हमारा इसी प्रकार से मनोबल आप बढ़ाते रहें। तो चलिए हम बात करने वाले हैं कि भारतीय इतिहास से जो CGPSC मेंस का अभी जून में होने वाला है और 15 मार्च से हमारा स्टार्ट हो रहा है। इन सभी सिलेबस से इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक नज़र में आप इसको भी देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों को और कैसे सम्मिलित किया गया है और कैसे हमें उन क्वेश्चनों को हैंडल करना है और कैसे लिखना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग क्या है, इसके बारे में लिखा है। अधिकतम संख्या जो अंक की है 2 है और शब्द सीमा यानी कि वर्ड लिमिट 30 है। 30 शब्दों में लिखा है। तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को डायरेक्ट कैसे लिखना है और इस प्रकार से अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 मार्ग जो उन्होंने बताए थे, उन सभी चीज़ों को हमको लिखना है, जिससे यहाँ पर 2 नंबर इन्हें प्राप्त हुआ है। तो हम बात करते हैं कि सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक सत्य ही आजीव है, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि के बारे में भी हम जानते हैं। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी राजवंश के बारे में संक्षिप्त लिखें। तो इनका 1 नंबर यहीं मिला हुआ है। तो भारतीय का जो भारत पर आक्रमण हुआ था, आक्रमण करने वाले विदेशी राजवंश थे, उनके बारे में लिखने के लिए आया हुआ है क्वेश्चन। तो इस प्रकार से इन्होंने लिखा है। तो 1 नंबर मिला हुआ है, 1 नंबर इनका कट गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने क्वेश्चन को आंसर किया है। तो देखिए हम पढ़ते हैं कि प्राचीन भारत में सर्वप्रथम आक्रमण 323 ईसा पूर्व में सिकंदर के द्वारा किया गया था, लेकिन युद्ध किए बगैर ही वह लौट गया। और फिर 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ और इसमें चंद्रगुप्त क्या हुआ, विजय हुआ था। तो इस प्रकार से प्राचीन भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी राजवंश के बारे में संक्षिप्त लिखना था। तो सर्वप्रथम इन्होंने सिकंदर का नाम बताया है इन्होंने। इसके बाद उनके सेनापति जो थे सेल्यूकस निकेटर थे। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त यहाँ पर विजय हुए थे। थोड़ी सी और अच्छे से इसको लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने और कब की थी, यह है का देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में गुलाम वंश जो है ऐबक वंश और कुतुबुद्दीन जो है महमूद गौरी का गुलाम था और वह 1206 ईस्वी में भारत में दिल्ली का शासक बना और गुलाम वंश की शुरुआत की थी। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, पहला अंगल सिख युद्ध कब हुआ था, तो इसका परिणाम क्या था। प्रथम अंगल सिख युद्ध जो है 1845 में हुआ था और अमृतसर की संधि के उल्लंघन के फलस्वरूप राणा रणजीत सिंह नहीं, राजा दिलीप सिंह किया था। इस प्रकार की चीज़ें थी। तो इस प्रकार से प्रथम अंगल सिख युद्ध के बारे में बताया गया है, जो कि यहाँ पर रणजीत सिंह इन्होंने लिखा है और 1809 लिखा है। इस प्रकार से यह गलत हो गया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को और हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आत्मीय सभा क्या कार्य करती है, इसके बारे में बताया गया था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द, क्या होता है आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के मध्य जो हुआ था 1800 यहाँ पर 14 इनको दिया हुआ है। इस प्रकार से 2 नंबर में 2 नंबर प्राप्त हुआ है। इसका मुख्य कार्य था सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना एवं भारत में आंगल शिक्षा पद्धति का प्रसार करना था। बाद में इन्हें जो है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इसके PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आप जाकर, ठीक है, आपको MK नॉलेज ग्रुप सर्च करना है, वहाँ पर आपको इसका टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पर PDF मिलेंगे। इसी प्रकार के मेन से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम कराते हैं और करंट अफेयर से संबंधित वहाँ पर PDF मिलेंगे। और इसी प्रकार के जो वीडियो बनते हैं उनकी सूचनाएं और PDF वगैरह सभी वहाँ पर मिलेंगे आपको। तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका टेलीग्राम जो है उसका चैनल का दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं। और आप टेलीग्राम में MK नॉलेज ग्रुप वहाँ सर्च करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पर मिल जाएगा और इसी प्रकार के नए नए वीडियो के सूचनाएं और PDF वगैरह के लिए आप वहाँ पर बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं ज्वाइन होकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, चंपारण सत्याग्रह के बारे में आया था। इसका क्वेश्चन था कि किसानों को 3/10 नील की कठी जो है
नील कठिया पद्धति कहा जाता है। 3/10 उनका भाग था 3 कठिया पद्धति, ठीक है, कि आधार पर जबरन नील की खेती करवाना था, ठीक है। इस प्रकार से इन्हें भी 2 नंबर यहाँ पर मिला हुआ है। और किसानों को शोषण करना और जमींदारी वर्ग के प्रति अधिक प्रभाव होना, इस प्रकार की चीज़ें थी। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, भारत का कौन सा कवि तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है और उनके 2 साहित्यिक कार्यों का वर्णन भी करना है। तो इनका आंसर लिखा है कि तूतीय हिंद जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है और सल्तनत काल में इनकी अनेक रचनाएं मिलती हैं और यथा जैसे कि लैला मजनू और श्री फराज आदि हैं। इन्होंने तबला का भी आविष्कार किया था। इस प्रकार की चीज़ भी लिखेंगे नेक्स्ट, तो अच्छा आंसर कहा जाएगा और इसमें इनको 2 नंबर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हड़प्पा नीति के सिद्धांत क्या है तथा इसके सिद्धांत में किस तरह उस काल के शासकों पर प्रभाव पड़ा है, तो इसका हम बात करेंगे। हड़प्पा नीति जो है भारतीय इतिहास पर इसके अधिक क्रूर व्यवस्था थी और यह 1850 से दशक में डलहौजी द्वारा शुरू की गई थी। और हड़प्पा नीति में यदि राजवंश का उत्तराधिकारी न हो तो वहाँ पर ब्रिटिश शासन अपनी राज्य व्यवस्था पर बल देकर उस राज्य के शासन को हड़प लेती थी और इसमें सतारा, झांसी, नागपुर, मेरठ आदि प्रांतों पर डलहौजी की हड़प नीति का प्रभाव पड़ा था। इस नीति के प्रभावों ने 1857 की क्रांति की अग्नि को और हवा देने का कार्य किया था। तो इस प्रकार की चीज़ें हड़प नीति का क्या था, उनके बारे में और उनके सिद्धांतों और उनके कौन कौन से राज्य को उन्होंने हड़प नीति के तहत अपनाया था, इन सभी चीज़ों को लिखा है इन्होंने। और अधिकतम 4 नंबर का था, इसमें 3 नंबर प्राप्त हुआ है। शब्द की सीमा 60 थे। हड़प्पा सभ्यता से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको दिखाया गया है हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ था, वाई डू यू द हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन। तो हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी और घर सड़क नगर व्यवस्थित रूप से थे, किंतु इस सभ्यता के पतन में भारतीय सभ्यता का जन्म हुआ। और इस सभ्यता के क्या होता है पतन में जो है कई विद्वानों का है, जैसे कैनेडे, मार्शल, मैक्स मुलर, सभी विद्वानों के मत में क्या होता है भिन्नता पाई गई है और इसके कारण निम्नलिखित है। जो कि सरस्वती नदी ये गलत है, यहाँ पर क्या होता है रावी नदी होना चाहिए। रावी नदी के बाद जो नदी में बाढ़ का आना था, भूकंप में परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण, नगरीय सभ्यता का नष्ट हुई और बाढ़ के माध्यम से नदी मार्ग में परिवर्तन छोड़कर प्राकृतिक आपदा के रूप में भी प्रशस्त हुआ था। तो इन सभी चीज़ों का आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि शिवाजी के प्रशासन के बारे में लिखिए, ठीक है। तो राइट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन शिवाजी, ठीक है। शिवाजी का प्रशासन भारतीय परंपरा पर आधारित था, ठीक है। उन्होंने उनके अपने दरबार में अष्टप्रधान की संकल्पना को साकार किया था और इसमें अमान्य दवीर और पंडित राव आदि शामिल थे। युद्ध नीति में क्या होता है गोरिल्ला पद्धति प्रमुख थी और कर या उगाही के लिए क्या होता है चौथ क्या होता है सरदेशमुखी प्रशासनिक कर का आधार था। चौथ आय का 1/4 हिस्सा घिरता था और जनता एवं से सरदेशमुखी और अन्य जनता से उनके संरक्षण के लिए हित लिया जाता था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 1813 के चार्टर एक्ट का वर्णन कीजिए। तो 1833 के चार्टर एक्ट में विलियम बेंटिंग की अध्यक्षता में लाया गया था और इसके निम्नलिखित प्रावधान थे। पहला था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार के लिए आमंत्रण किया गया और भारतीय शिक्षा पद्धति में 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान है। तो इस प्रकार से यह 13वें था, तो थोड़ा सा इन्होंने गलत लिखा है, ठीक है। मैकल की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को बढ़ावा दिया और सती प्रथा के विरोध में भी कानून बनाए थे। तो इन सभी चीज़ों के आप याद रख सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप आंसर को लिखेंगे। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि सल्तनत कालीन कर व्यवस्था के बारे में बताइए क्या था। तो सल्तनत कालीन जो है 1208 में 1226 तक भारतीय इतिहास का जो है साक्ष्य रहा है और इसमें इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह, तुगलक जैसे राजा हुए और कर व्यवस्था जटिल के साथ अत्यंत अधिक विषयों पर थी और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने 2000 करों की समाप्ति कर सरल बनाया है। जजिया कर जैसे कि इन्होंने लागू किया था, यह गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाया जाने वाला कर था और हिंदुओं पर यह व्यवस्था आय का 1/4 भाग होना था, ठीक है। ज़कात के बारे में लिखा है मुस्लिम जनता पर लगाया गया कर जो है था और खुम्स है यह लूट का पैसा लौटाना जिसे शासक वर्गों में बांट दिया गया था और इसके 1/2 भाग पर शासक को दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने 3/4 भाग को अपने हक में लिया था और खराज जो है विदेशियों से आय पर की गई व्यवस्था खुम्स कहलाती थी और आय का 1/3 भाग खुराज होता था। इस प्रकार की चीज़ों आप याद रख सकते हैं। पल्लवन स्थापत्य कला का वर्णन करें तथा वर्तमान में भारतीय कला एवं संस्कृति के इसके महत्व को आपको समझाना है, ठीक है। पल्लव स्थापत्य कला जो है भारतीय संस्कृति से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और महामल्ल शैली जैसे महेंद्र सेन वर्मन यों द्वारा इस प्रकार से पल्लव से भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इसे भी अच्छे से याद रखेंगे। जो है नल शैली के अंतर्गत मीनाक्षी मंदिर, स्तंभों की संख्या अधिक एवं मंदिर प्रांगण बड़ा होता था। राज शैली, इस शैली में क्या होता है साक्ष्य के रूप में राजगोड़ मंदिर राजा राज प्रथम द्वारा बनवाया गया था और पल्लव स्थापत्य की शैली में उच्च शिखर
गर्भगिरी यों क्या होता है बड़े पत्थरों पर उपयोग भी होता था। वर्तमान परिदृश्य में पल्लवों द्वारा निर्मित मंदिर स्थापत्य मूर्तिकला नगर आज भी अपनी कीर्तिमान स्थापित कर रही है और स्थापत्य में जो है महारत्न शैली भारतीय संस्कृति की सभ्यता के विलक्षण स्थापत्य कहलाता है। भारतीय संस्कृति की जो अक्षुण्य जो है अमिट धरोहर के रूप में भी आज भी विद्यमान है। अब इस प्रकार से वैदिक जो काल है उसके में वर्ण व्यवस्था और उत्तर वैदिक काल में जाति वर्ण व्यवस्था के वर्णन करें। वर्तमान समय जाति प्रथा के प्रभाव के बारे में आप क्या समझ सकते हैं तथा कुछ उदाहरण की सहायता से अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लिख सकते हैं कि भारतीय ऐतिहासिक परंपरा में ऋग्वेद में 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, जिनमें क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था आधारित थी और व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर अपने व्यवसाय और वर्णों का चयन कर सकता था। ऋग्वेदिक काल में कर्म प्रधान वर्ण व्यवस्था थी और उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था विकृत होकर जन्म आधारित हो गई और ब्राह्मण या जो पुत्र ब्राह्मण होगा, शूद्र का पुत्र शूद्र कहलाने लगे। वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म से हो गया और कालांतर में इसे जाति को जन्म दिया, जो कि भारतीय समाज में आज भी विद्यमान है। भारतीय समाज जातिगत वेदना का विवेदना वाला समाज है और जाति विवाह व्यवसाय जो है आदि का निर्धारण करती है, साथ ही सामाजिक विषमता को लानी है और भारतीय समाज में ब्राह्मणों को उच्च दर्जा और आरक्षण के मध्य से समाज में समानता लाने का प्रयास किया है और वंचित वर्गों को महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे इसके बारे में बताया गया है। दमन किया और देशवासियों के दिमाग में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेस समाचार पत्र भूमिका का वर्णन किया है। 1857 की क्रांति के बारे में महत्वपूर्ण रूप से पूछा गया है कि क्या योगदान रहा है हमारे स्वतंत्र भारत के संग्राम में। तो 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पहली क्रांति थी और अंग्रेजों के विरुद्ध विराट जो है दूरदर्शन आक्रोश और देश प्रेम की भावना था। ठीक है, इसने भारतीयों द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर छावनी से हुई थी और इसके कारण निम्नलिखित थे। आर्थिक कारण था, उपनिवेशवाद था, ठीक है, राजनीतिक कारण थे। इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने के मिलते हैं। ठीक है, फिर तात्कालिक कारण आ गए थे कि इस प्रकार से चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया, गाय एवं सुअर के मांस का प्रयोग किया जाता था, भारतीय धार्मिक नीतियों के विरुद्ध था। इस प्रकार सामाजिक कारण, धार्मिक कारण तथा तात्कालिक कारणों से 1857 की क्रांति हुआ था। तीन सभी चीज़ों को आप व्यवस्थित रूप से ऐसे लिख सकते हैं जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ है। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और नेक्स्ट हम पार्ट इसके संविधान एवं लोक प्रशासन के लाएंगे। तो और हमारे पीडीएफ ग्रुप के लिए आप MK नॉलेज जो है टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करिए, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।